पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट किस तरीके से इम्पोज हुआ था, और फिर हमने देखा था कि इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। हमने दो कंडीशन देखा, जब इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा में एक पॉजिटिव नंबर होते हैं और निगेटिव नंबर होते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सम संख्या का प्रमाणिक रूप क्या होता है, और उस पर फिर हमने ऑपरेशंस देखे थे कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। ये प्रोसेस हमने देख लिया था। साथ में हमने वहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं ये भी देखा था, और साथ में कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये भी हम देख चुके हैं। अभी ये वाला जो सेशन है इसमें हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के कितने टाइप्स होते हैं, जिसमें हम दो टाइप देखेंगे। एक होता है प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा प्योरली रियल नंबर। देन आफ्टर हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, समी संख्या के प्रतिलोम गुणनफल वो किस तरीके से निकालते हैं। फिर हम देखेंगे कि दिए गए जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिए गए हैं उसको हम किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे वो देखेंगे। फिर देखेंगे कि जियोमेट्रिकल फॉर्म पर किस तरीके से हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या होता है, उसका आर्ग्यूमेंट क्या होता है, पोलर फॉर्म क्या होता है, और फिर अंत में हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर या समिश्र संख्या का स्क्वायर रूट, वर्गमूल किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें मेनली दो टाइप होता है। एक होता है प्योरली रियल नंबर और दूसरा होता है प्योरली इमेजिनरी नंबर। प्योरली इमेजिनरी नंबर, देखिए आपको मैंने बताया था कि z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर रियल नंबर। ए जो होता है ये रियल पार्ट ऑफ z होता है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो होता है ये b होता है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से मिलकर के बना होता है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो प्योरली रियल नंबर तभी होगा जब उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा। एग्जाम्पल के तौर पर ये समझिए कि आपके पास मिल्क है और आपके पास वाटर है, ठीक है। तो अगर मिल्क जीरो हो जाएगा तो आप बोलेंगे कि वो प्योरली पानी है, प्योरली वाटर है। और अगर वाटर कंटेंट जीरो हो जाएगा मिल्क में तो आप बोलेंगे कि जो मिल्क है वो प्योरली मिल्क है, इसमें कोई भी मिक्सअप नहीं है। तो इसी तरीके से प्योरली रियल नंबर तब होगा जब उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाएगा, तब वो प्योरली रियल नंबर होगा। इसी तरीके से प्योरली इमेजिनरी नंबर कंडीशन तब होगा जब उसका रियल पार्ट उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जीरो होगा। तो प्योरली रियल नंबर शुद्ध वास्तविक संख्या, शुद्ध वास्तविक संख्या या प्योरली रियल नंबर, और प्योरली इमेजिनरी नंबर अर्थात शुद्ध काल्पनिक संख्या। तो ये मेनली दो टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। इसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या का गुणन प्रतिलोम। देखो दो नंबर हम लेकर के चलते हैं, लेट एक नंबर है x, दूसरा नंबर है y। इन दोनों का अगर प्रोडक्ट जीरो होता है तो हम x और y को एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं, एक दूसरे के गुणन प्रतिलोम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक नंबर 5 लेता हूं, दूसरा नंबर 1/5 लूंगा, तो दोनों का प्रोडक्ट मुझे मिल जाएगा 1। इसी तरीके से एक नंबर अगर मैं 25 लेता हूं तो दूसरा नंबर 1/125 होगा, इन दोनों को प्रोडक्ट करने पर मुझे 1 मिल जाएगा। तो इस तरीके के केसेस जब दोनों नंबर का प्रोडक्ट 1 हमें मिलता है, दो संख्याओं का गुणनफल यदि हमें 1 मिलता है, तो ऐसे नंबर्स को हम एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की जा रही है। तो अगर Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और इनका प्रोडक्ट अगर 1 है,
तो हम ये कहेंगे कि Z1 और Z2 दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। सो लेट हम ये मान करके चलते हैं कि Z1 जो है ये आपका A प्लस आयोटा बी है, और इस A प्लस आयोटा बी का आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो हम ये लेकर के चलते हैं कि Z2 वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको Z1 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 1 मिलता है। तो हम क्या लिखेंगे, Z1 दैट मीन्स A प्लस आयोटा बी इंटू Z2 इज इक्वल टू 1। दैट इम्प्लाइज हमको सिर्फ Z2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम लिखेंगे Z2 इज इक्वल टू 1 अपॉन A प्लस आयोटा बी। 1 अपॉन A प्लस आयोटा बी ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। तो करना क्या होगा, A प्लस आयोटा बी के कंजुगेट से, मतलब A माइनस आयोटा बी से मल्टीप्लाई करना होगा और A माइनस आयोटा बी से डिवाइड करना होगा। तो देखिए न्यूमरेटर में 1 इंटू A माइनस आयोटा बी है, तो अल्टीमेटली आपको 1 माइनस आयोटा बी मिल जाना है। डिनोमिनेटर में A प्लस आयोटा बी है और A माइनस आयोटा बी है, A प्लस बी इंटू A माइनस बी के फॉर्म पर है, तो ये आपको मिल जाएगा A स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। जैसे कि आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, यहां पर पुट कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा A माइनस आयोटा बी अपॉन A स्क्वायर माइनस -1 बी स्क्वायर। तो ये -1 और माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है A माइनस आयोटा बी अपॉन A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दैट कैन बी रिटन एज A अपॉन A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस साइन नहीं होगा, यहाँ पर माइनस साइन होगा क्योंकि नंबर माइनस है, यहाँ पर माइनस आयोटा इंटू बी अपॉन A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वो Z2 वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि Z1 A प्लस आयोटा बी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, या उल्टा समझिए कि Z1 और Z2 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं जहां पर Z इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा होगा और हमें उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अर्थात उसका गुणन प्रतिलोम कैलकुलेट करना होगा। फाइंड दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 प्लस 4 आयोटा। तो 3 प्लस 4 आयोटा का गुणन प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो हम क्या लेकर के चलेंगे कि लेट Z बी दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 प्लस 4 आयोटा। तो Z जो है वो 3 प्लस 4 आयोटा का गुणन प्रतिलोम है, ऐसा हम लिखेंगे। देन बाय डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स Z इंटू 3 प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 1। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट 1 होता है एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, गुणन प्रतिलोम होते हैं। तो हमें मिल जाएगा Z इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा। अब इसको हम रेशनलाइज कर देंगे, तो 3 माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करना होगा और 3 माइनस 4 आयोटा से डिवाइड करना होगा। सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में मिल जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा और डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 4 स्क्वायर मतलब 16। तो सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 1 तो प्लस हो जाएगा 16 25। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो इसको 3 अपॉन 25 और अगेन यहाँ पर माइनस साइन आयोटा 4 अपॉन 25। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z इक्वल टू 3/25 माइनस आयोटा 4/25, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 3 प्लस 4 आयोटा का। अगर आप इस Z एक जो नंबर है 3 प्लस 4 आयोटा इसको और ये Z हमें जो मिला है इन दोनों को आप प्रोडक्ट करके देखिए, आपको 1 मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये इस क्वेश्चन का आंसर है जहां पर हमने 3 प्लस 4 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आइडेंटिफाई किया है। इसके बाद हम कुछ सिंप्लीफिकेशन देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। इसमें पहला क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 1 बाई आयोटा, इसका पावर 5 है और इसका पावर 5 है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ये करते हैं कि 1 प्लस आयोटा है इसका पावर 5 है और 1 प्लस 1 बाई आयोटा है इसका पावर 5 है। तो ये 1 प्लस आयोटा
का पावर 5 है और इन दोनों का पावर सेम है, इसलिए इस पावर वाले नंबर को हम स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं। इसके बाद में ये आपका है 1 प्लस आयोटा, और ये जो सेकंड टर्म है इसका हम एलसीएम कैलकुलेट करते हैं, लघुत्तम समापवर्त। तो ये 1 और आयोटा, तो आपको मिल जाएगा आयोटा। तो इस तरीके से अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा आयोटा प्लस 1 देन होल पावर 5। अब ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी है देखिए, ये 1 प्लस आयोटा है और ये आयोटा प्लस 1 है, दैट मीन्स 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है ये, 1 प्लस आयोटा इसका ये होल स्क्वायर है और ये अपॉन आयोटा है, और देन होल पावर है 5। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला आपको याद है। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab, तो आपको 2 आयोटा मिल जाएगा, और ये फिर ये अपॉन देन होल पावर में आपको मिल रहा है 5। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो 1 ये 1 है प्लस 1 देन -1 देन 2 आयोटा अपॉन आयोटा होल पावर 5। तो ये -1 और +1 ये कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 2 आयोटा अपॉन आयोटा होल पावर 5। अब आयोटा और आयोटा कैंसिल हो गया, आपको मिल रहा है 2 का पावर 5, और 2 का पावर 35 होता है। तो इस तरीके से हमने सिंप्लीफाई किया, 1 प्लस आयोटा का पावर 5 इंटू 1 प्लस 1 बाई आयोटा का पावर 5 इज इक्वल टू 32, दैट इज इक्वल टू 32। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी हमको सिंप्लीफाई करना है। 4 माइनस 2 आयोटा अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें अगेन रेशनलाइज करना होगा, परिमेयकरण करना होगा। तो 2 माइनस 3 आयोटा से आपको मल्टीप्लाई करना है और 2 माइनस 3 आयोटा से आपको डिवाइड करना है। तो 4 इंटू 2 टू माइनस 3 आयोटा, और फिर -2 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं पिछले क्लास में हम देख चुके हैं। ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म पर है। आपको पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आपको मिलता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर फार्मूला आपको याद नहीं है, नहीं बनता है, आप सिंपली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करके इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमने कि न्यूमरेटर को हमने किया है। तो ये a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 मिल जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर मतलब आयोटा स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9। न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं, 4 और 2 का गुणा करेंगे मिल जाएगा 8, और 4 और 3 का गुणा करेंगे मिल जाएगा 12। इसी तरीके से आयोटा ही रहेगा, और 2 और 2 का गुणा करेंगे मिल जाएगा 4, और ये आयोटा, ये माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे मिल जाएगा प्लस, 3 इंटू 2 करेंगे मिल जाएगा 6, और ये आयोटा स्क्वायर देन अपॉन ये 4 प्लस 9 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो होता है इसकी वैल्यू होती है -1। अब देखिए ये 8 और 12 और -4 करेंगे तो ये -16 आयोटा मिल गया, और ये 6 इंटू आयोटा स्क्वायर है, तो हमको ये -6 मिल जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे -1। और 4 प्लस 9 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 13, और 8 माइनस 6 करेंगे तो मिल जाएगा 2। तो 2 माइनस 16 आयोटा अपॉन 13, और दैट कैन बी रिटन एज 2 अपॉन 13 माइनस आयोटा 16 अपॉन 13। तो ये इसका सिंप्लीफिकेशन है, दैट मीन्स 4 माइनस 2 आयोटा अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 2 बाई 13 माइनस आयोटा इंटू 16 बाई 13, और यही सिंप्लीफिकेशन हमको करना था। अगला क्वेश्चन, ये आपको सिंप्लीफाई करना है। 1 अपॉन आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल पावर 3। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको सॉल्व करना है। √3 प्लस आयोटा √2 अपॉन 2√3 प्लस आयोटा √2, और 1/3 प्लस 4 आयोटा। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, और फिर आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसमें पहला क्वेश्चन है -2 प्लस 5 आयोटा, ये पहला क्वेश्चन। इसमें दूसरा क्वेश्चन है 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 4 माइनस 5 आयोटा। तो ये जो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको आप पहले रेशनलाइज कर लेंगे, फिर सॉल्व कर सकते हैं, या डायरेक्टली भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और फिर बताइए कि इसका आंसर हमें क्या मिलता है। तो अगला टॉपिक है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन।
जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या का ज्यामितीय निरूपण। देखिए, जैसा कि आपने देखा था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो एक्सिस होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, एक जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं और दूसरा जो होता है जिसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। तो अगर आप एक्स को अगर आप एक्स एक्सिस को रियल पार्ट ऑफ जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और वाई पर अगर आप इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को पुट करते हैं, तो इस तरीके से जो प्लेन निकल करके सामने आता है, इसको हम तीन अलग अलग नाम से जानते हैं। एक है आर्गंड प्लेन, ARGAND, आर्गंड प्लेन। इसी को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन और इसी को कहते हैं गॉसियन प्लेन, GAUSSIAN, गॉसियन प्लेन। तीन अलग अलग नाम हैं लेकिन ये है एक ही। तो एक ऐसा प्लेन जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, उसे कॉम्प्लेक्स प्लेन, आर्गन प्लेन या गॉसियन प्लेन, तीनों में से किसी भी नाम से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस नाम से आप जानते हैं। तो आपको जैसे कि पता है कि z इक्वल टू अगर आप a प्लस आयोटा b लेते हैं तो इसका जो रियल पार्ट ऑफ z है ये a है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है ये b है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं z1 इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा लेता हूं तो इसको अगर ऑर्डर्ड पेयर में लिखने की बात की जाए तो मैं 2 3 ऐसा लिखूंगा। तो देखिए, ये पॉइंट आपका 2 है रियल पार्ट वाला और ये पॉइंट आपका 3 है रियल वाला। तो ये दोनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये आपका 2 3 है। लेट दिस इज z1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है z1। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, तो z1 है तो उसका z1 बार हो जाएगा और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देते हैं। तो 2 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट 2 माइनस 3 आयोटा और इसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस 3। तो 2 रियल एक्सिस का और -3 इमेजिनरी एक्सिस का। तो यहां पर ये वाला जो इमेजिनरी एक्सिस है -3 ये और ये 2, इन दोनों को जब आप मैच अप करेंगे तो ये जो पॉइंट मिल रहा है दैट इज z2, 2 माइनस 3 आयोटा। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिल गए। किस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स नंबर को एक प्लेन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये आपने देख लिया। अब यहां पर दो चीजें निकल करके सामने आती है। पहला ये कि मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या का मापांक। देखो, ये आपका ओरिजिन है और ये आपका पॉइंट है z1। देखिए z1 जहां पर है, कहां पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर। तो ये जो रियल एक्सिस है z, रियल एक्सिस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, ये वाला जो एक्सिस है ये एक मिरर का काम करता है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट पर है तो उसका कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट, उसका संयुग्मी z2 ये फोर्थ क्वाड्रेंट पर होगा। देखिए, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट पर है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो अगर पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट पर लाई करता है तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट पर लाई करेगा। इसी तरीके से अगर मैं -2 3 लेकर के चलता हूं, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया मैंने z3, ये है -2 3, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा z3 बार वो -2 -3 होगा। तो ये -2 हो गया और ये -3 हो गया। तो लेट दिस इज, ये z3 बार हो जाएगा। z3 बार क्या हो जाएगा, -2 -3। तो अगर कोई पॉइंट जो है सेकंड क्वाड्रेंट पर लाई करता है कॉम्प्लेक्स प्लेन पर तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट पर लाई करेगा। और इसी तरीके से अगर कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट पर लाई करता है तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट पर लाई करेगा। अब बात करते हैं, कॉन्जुगेट तो हो गई, अब बात करते हैं मॉड्यूलस की। तो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो कि इसके ओरिजिन से इस z1 को कनेक्ट करता है, तो ये जो लाइन है इसका डिस्टेंस या लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस, अर्थात ये पॉइंट O से लेकर के कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो ओरिजिन है O और ये z1, इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो इसे ही हम मॉड ऑफ z कहते हैं। तो मॉड ऑफ z इज द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपने पढ़ा हुआ है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी या डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स, ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप 0 0 और 2 3 के बीच का
डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात और खास निकल करके सामने आती है ये कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉड्यूलस और उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस ये दोनों सेम होता है। अर्थात यहाँ पर अगर OZ1 कैलकुलेट करते हैं और OZ2 कैलकुलेट करते हैं तो ये दोनों के दोनों सेम डिस्टेंस को होल्ड करते हैं, दोनों का जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। तो अगला पॉइंट है हमारा मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या का मापांक। तो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू r, तो इसका जो मॉड्यूलस है इसको हम मॉड z इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपको मिलता है स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z इसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इसका स्क्वायर, और दैट कैन बी रिटन एज इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मॉड z जो आपको मिल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिल रहा है। z अगर a प्लस आयोटा b है तो उसका मॉड्यूलस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुआ। तो यहां से आप क्लियरली ये देख सकते हैं कि मॉड z की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। चूंकि मॉड्यूलस z जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है तो डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसलिए मॉड z जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। एक दो क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा ये क्या होगा, z1 का बार इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। तो अगर मॉड ऑफ z1 लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, ऐड करेंगे तो मिल जाएगा रूट 25 और सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 5 यूनिट। सिमिलरली मॉड ऑफ z2, अगर या मॉड ऑफ z2 ना करके मुझे यहाँ पर लिखना होगा मॉड ऑफ z1 बार। यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, ये 4 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट क्या है माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ऐड करेंगे मिल जाएगा 25 और अगेन आपको यहाँ पर 5 मिल रहा है। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस और उसके कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस दोनों के दोनों सेम होते हैं। तो ये हमने लिखा मॉड z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z बार। तो ये हो गया आपका मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या का पूर्णांक। तो हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर के चलते हैं z इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अगर ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखा जाए तो हम लिखेंगे a कॉमा b। ये जो एक्सिस है ये रियल पार्ट ऑफ z को रिप्रेजेंट करता है, उसको हमने लोकेट करते हैं, और ये इमेजिनरी z एक्सिस है। तो अगर एक पॉइंट ए बी यहां पर लाई करता है, ये मान करके चलते हैं कि ये जो पॉइंट है ये है आपका ए बी। अब करेंगे क्या, इस ए बी पॉइंट को इसके ओरिजिन से मैच कर देते हैं कुछ इस तरीके से। अब ये जो पॉइंट है आपका ओरिजिन और ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, लेट दिस इज z, इन दोनों के बीच जैसे कि ये रियल पार्ट ऑफ z एक्सिस है, ये 0 डिग्री की लाइन है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ये 90 डिग्री की लाइन है, ये 180 डिग्री की लाइन है, और अगेन ये 270 डिग्री की लाइन है। तो रियल एक्सिस ऑफ z से ये जो जितना एंगल बन रहा है डिग्री, ये लेट दिस इज थीटा। यही थीटा जो है ये आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर है या सम्मिश्र संख्या का पूर्णांक है। अर्थात ये है कि अगर एक आप कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, सम्मिश्र संख्या लेते हैं, उसको उस कॉम्प्लेक्स प्लेन पर लोकेट करते हैं और उसको ओरिजिन से मैच करते हैं, तो जो आपको लाइन सेगमेंट मिल रहा है या OZ मिल रहा है वो रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसे ही हम पूर्णांक या फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए कंसेप्ट क्या है। अगर इस z से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं x एक्सिस पर कुछ इस तरीके से, तो ये z है और लेट दिस पॉइंट इज m। अगर ये z का कोऑर्डिनेट ए बी है तो इसका मतलब यही है कि o से लेकर के m तक का जो डिस्टेंस है ये आपका a यूनिट है, और z
का जो बी यूनिट है वो उसको मैं यहाँ पर मैच करता हूँ एन पर। तो z से लेकर के n तक का जो डिस्टेंस है, z से लेकर के n तक का जो डिस्टेंस है ये भी अगेन m होगा, लेकिन m से लेकर के z तक का जो डिस्टेंस होगा ये आपका b यूनिट होगा, तभी z का कोऑर्डिनेट है a, b। अब यहां पर अगर आप tan थीटा अप्लाई करते हैं, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है लंब बटे आधार। तो यहां पर देखिए ये जेड एम परपेंडिकुलर, तो यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये थीटा है, हमको tan थीटा कैलकुलेट करना है। तो अब क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर था जेड एम, और जेड एम या एम जेड इसका डिस्टेंस क्या है a यूनिट, और बेस आधार ये डिस्टेंस क्या है ओ एम, तो ये है a। तो tan थीटा इज इक्वल टू b बाई a मिल रहा है, सो दैट कैन बी रिटन एज tan थीटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल करके सामने आता है, ये tan थीटा को आप b बाई a लिख सकते हो, या फिर tan थीटा इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z, और दैट कैन बी रिटन एज थीटा इज इक्वल टू, हमको एंगल ही तो कैलकुलेट करना है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a, और दैट कैन बी रिटन एज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। तो ये दो फार्मूला जो कि हम आगे चल करके यूज करने वाले हैं एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करने के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक पर या नेक्स्ट लेक्चर पे हम ये देखेंगे कि 2-4 कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे और उसका हम आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करेंगे। वो हो जाने के बाद हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखेंगे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए, मिलते हैं अगले लेक्चर।